25 से 31 अक्टूबर तक यदि आपने मैक्सिमम डाउट पूछे तो आपको 250 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा अमेजन का। युवराज भाई क्या हुआ, कहाँ चला गया बंदा? युवराज वॉइस तो चालू है यार। टर्म्स एंड कंडीशंस। युवराज आवाज भी नहीं आ रही, तुम दिख भी नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम हो गई है? एक बार रिफ्रेश करता हूँ। हाँ जी युवराज जी बोलिए, दोबारा हैंड रेस कर लीजिए। आंसर तो सेम आया, लिखा क्यों? भाई कोई और है क्या? अंकुश। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ सर, ये एक ओवन का क्वेश्चन था 66 नंबर। हाँ सर इसमें दो मेथड से सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानते हुए भी आंसर आ रहा है। यार ये इसमें डायपोल में थोड़ा सा चलता है ऐसे ही, इसको मैं प्रॉपर्ली फर्जीवाड़ा भी नहीं कह सकता, बट ऐसे ही आंसर मैं सही तरीके से ही निकल रहा है। यही है जो सही गलत, दैट्स इट। इसमें कोई गलती भी नहीं है, सच ठीक है मतलब। मतलब सर ए इतना स्मॉल है तो उस रीजन में अपन यूनिफॉर्म मान सकते हैं। मैं मतलब लॉजिक नहीं देखना चाहता, सॉरी। ये तरीका से आंसर निकाल लो, कभी जेई में आ गया गड़बड़ सड़बड़ तो वो इसी के बेसिस पे मान लेंगे, ठीक है? ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुमको? हेलो, हाँ सर। समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर। बस ठीक है, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है सर। भाई मैंने नहीं काटा था तेरा युवराज, कॉल नहीं काटा था, अपने आप कटा। फिर मैं देख लेता हूँ, कोई समझ में आया तो बिल्कुल आंसर दूंगा, नहीं तो एचसी वर्मा के क्यूएसए ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। यार तो पूरा लेक्चर में डिस्कस किया, लंबा छोड़ा, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखा। मुझे लगता नहीं आपने मेरी पुरानी क्लासेस करी है, आप नया है क्या? ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। ओके करिए होगी, मैं समझा दूंगा इसको दोबारा, कुछ एचसीवी शुरू करें, क्यूएसए ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है।
Electrostatics. Questions for short answers. कोई इंटरेस्टिंग हो तो आप लोग पूछ लेंगे तो बेहतर रहेगा. मेरे हिसाब से तो बहुत ऐसे नहीं. 7 सॉलिड एंगल की वजह से. सॉलिड एंगल 4 पाई होता है ना, तो जितना सॉलिड एंगल बनेगा उतना ही फ्लक्स हो जाएगा. ठीक है. सेकंड किसने पूछा है? सेकंड में इतने लोगों को डाउट. मिनिमम चार्ज हो सकता है 1.6 × 10⁻⁹ तो फोर्स की लिमिट क्या हो जाएगी? ये. चलो नेक्स्ट. अंकुश 3. नहीं होगा. इंस्टेंटली होगा ना. इंस्टेंटली क्यों होगा? देयर इज अ फाइनाइट स्पीड, तो इंस्टेंटली नहीं होगा. अब कौन सा है? 8 आयन. नहीं, कट करेगी तो वहां पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगी फील्ड की. ठीक है आयन. हाँ भैया, आराध्य बोली. Yeah, hello sir, good evening. आपका नाम क्या? नहीं सर, मैं इसकी सिस्टर हूँ आराध्या की. लड़की आराध्य बोली. नहीं सर, एक्चुअली मुझे डाउट से टॉपिक से रिलेटेड डाउट नहीं था. मैं एक तो 11th क्लास में हूँ सर. मुझे ना एक्चुअली आपसे आपसे पढ़ना है फिजिक्स, बट मैंने ना आरबीडी तक पढ़ा हुआ है, बट लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट्स ना उड़े हुए हैं थोड़े बहुत. आरबीडी तक पढ़ा हुआ है. हाँ. थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा किससे पढ़ा है. वो कोई दूसरा ऊपर कौन सा टीचर से किया है? पढ़ा था. नहीं, नाम बता सकती है टीचर को. मैं किसी के प्रति कोई इलविल नहीं रखता. वो कैलाश शर्मा सर से पढ़ा था. एक्चुअली मैंने ना एक्सेल बैच से पढ़ लिया सर, तो मेरा थोड़ा बहुत स्टेटस क्या है? होमवर्क का स्टेटस मेरा COM तक तो पूरा है, बट आरबीडी से नहीं है. आरबीडी मैंने अभी करीब 4-5 क्लास ही हुई है शुरू किए हुए. तो आप पीछे से शुरू कर दीजिए. दीपावली पे ब्रेक लूंगा मैं, उस समय बराबर आ जाइएगा. लाइव कर लीजिए. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सो मच. सर, चार्ज होलोस्फीयर के अंदर 2 परपेंडिकुलर सरफेस बनाए. चार्ज होलोस्फीयर, वो वॉल्यूम है, वहां सरफेस बनेगी नहीं. पूरी वॉल्यूम की पोटेंशियल है. जबरदस्ती के बाल की खाल निकालने वाले सवालों का या जवाबों का अर्थ नहीं होता. मान लिया. नो, कंजर्वेटिव है.
11 क्लियर है, कंजर्वेटिव है, डिपेंड नहीं करेगा। तो यार ये 39 चैप्टर चल रहा है, क्यों दिमाग खराब? बाकी मुझे पता है, मतलब हाँ उस तरह से देखा जाए तो डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर सही कह रहे हो आप। ठीक है, और कुछ क्यूएसए में? मेरे को इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है। ऑब्जेक्टिव 1 9 तक। फिफ्थ, आपने खुद पेन चलाया है राजीव जी? एक बार फोटो खींच के डालिए आपका ट्रिप। मुझे लग रहा हो सकता है कोई गहरी चीज आपको गड़बड़ समझ में तो नहीं आती है कहीं। और कोई है क्यूएसए ऑब्जेक्टिव 1? सिक्स्थ में वेट से क्या रिलेशन है? पहले ही लेक्चर में बताया था भाई, इलेक्ट्रॉन जिसके पास चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन के साथ मास भी चला जाएगा। पहला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट्स का, कोई नहीं ध्यान नहीं होगा। और कुछ ओवन में? और कुछ? एक बच्चा। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, बड़े भाई आगे। ओवन में कुछ और नहीं है? O2, ओके। O2 के 4 का C, राइट। अरे बेटा एक्स कंपोनेंट का ही पता पड़ेगा ना इससे। वाई में कुछ हुआ तो? और कुछ? नेक्स्ट, 1 में डी क्यों गलत है? नंबर चार्ज बढ़ गया तो यूनिवर्स इज कांस्टेंट नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो कहाँ रहते हैं? टोटल नंबर ऑफ चार्ज थोड़ी कह रखा है। चार्ज पार्टिकल तो ये भी एक काउंट होगा, ये भी एक काउंट होगा, और मिल गए तो ये दोनों ही काउंट नहीं होंगे फिर। राइट? और कुछ? डन।
गॉस लॉ पे चलें। बोलिए गॉस लॉ यूएसए, आपके हिसाब से कोई इंटरेस्टिंग हो तो पहले आप पूछ लीजिए, मुझे कोई इंटरेस्टिंग याद आएगा तो मैं बताऊं। मैं मेंस की आज ना 5 6 शीट एक साथ डाल दूंगा, क्योंकि नवंबर में 1 2 3 तीनों दिन क्लास है, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम काम वहां खत्म हो जाए। ये ऐसे ही चलता रहेगा धीमे धीमे, वो भी ठीक है, जो आप लोगों को उचित लगे वैसे करें। सेकंड रौनक, चेंज होगा बिकॉज यदि अपन ने एक एरिया डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और फील्ड तो वैसे भी फिक्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स की वैल्यू जो कि E इंटू ए थी वो माइनस E इंटू ए हो जाएगी। और कुछ सेवेंथ, आशु बेटा आपने तो लगता है कंडक्टर पढ़ा ही नहीं है। कंडक्टर का लेक्चर या नोट्स दोबारा देख लो बेटे, मतलब इसमें तो बहुत सारा रौनक, हाँ परपेंडिकुलर ही बनाया भाई सरफेस के। चौथा अंकुश, अंकुश देखो ऐसा है, प्लास्टिक की यदि शीट को आपने तोड़ फोड़ दिया तो भाई यूनिकनेस थ्योरम अंदर फील्ड जीरो नहीं होगी, क्योंकि अंदर फील्ड जीरो तब आ रही थी जब वो यूनिफॉर्म था, मतलब स्फेरिकल था। और भी और लॉजिक भी है, बट जीरो नहीं आएगी, ठीक है। मेटल की तो आ जाएगी क्योंकि उसमें चार्ज फिक्स नहीं रहता, फिर चार्ज का तो मूव हो सकता है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ सर रिंग में तो सरफेस एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वो जो आप एरिया वेक्टर ले रहे हो तो डिस्क के जैसा हो गया। सोच समझ के बोल रहे हो ना तुम, मतलब ये रिंग है, इसका एरिया वेक्टर तुम्हारे हिसाब से किधर आएगा, राइट की लेफ्ट, अप की डाउन? से कोई एलिमेंट जैसे लीजिएगा, कोई रिंग में छोटा छोटा, ये तुम्हारे सामने रिंग दिख रही है, हाँ, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा तुम्हारे हिसाब से?
बेटा जवाब देना पड़ेगा ना, चुप रहने से कैसे चलेगा? सर इससे कैसे बोलेंगे, हर एक आपका जगह कहना है सरफेस। रिंग के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन नहीं हो सकता, राइट? यस सर। ठीक है बेटा, रिंग की सरफेस यही वाली सरफेस मानी जाती है, डिस्क जैसी, और इसके परपेंडिकुलर ही आएगा, ठीक है? ओके सर। और कुछ क्यूएसए में? सिक्स्थ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सिक्स्थ देख लो एक बार। एग्जैक्टली, ठीक है। आशु जी नोट्स देख लियो तो बता देना भाई, कंडक्टर की थ्योरी में पूरा समझा था। चलो फिर ऑब्जेक्टिव 1 पे चलूं मैं। ऑब्जेक्टिव 1, इसमें भी इंटरेस्टिंग सवाल है कई सारे। सर 4 और 6 में ऐसा सिमेट्री का आर्गुमेंट दे सकते। आप ऑब्जेक्टिव 1 के 4 की बात कर रही होंगी इप्शिता जी, ऐसा मान लेता हूँ। सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द फोर्स ऑफ द सेंट्रल चार्ज ऑफ द शेल इज, इसमें सिमेट्री का कोई आर्गुमेंट नहीं देना है जी, नो नो। हाँ एचसीवी के ऑब्जेक्टिव 1 की ना, क्यूएससी एचसीवी 4 और 6 क्या आर्गुमेंट, सिमेट्री का आर्गुमेंट तो नहीं होता। आर्गुमेंट इप्शिता का हो सकता है जो सिमेट्री का यूज कर सकता है ना। सिमेट्री को मैं जानता नहीं, आप लिख दीजिए आर्गुमेंट या बोल के सुना दीजिए, मैं दोनों ही तरीके से समझ लूंगा। और आपने जो दिमाग में सोचा मैं भी वही चीज मेरे दिमाग तक कम्युनिकेट हो जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है। इलॉन चाचा काम कर रहे हैं उस पर, मतलब भैया चाचा जो भी है। इप्शिता जी लिख दीजिए या बीसी पे आके बोल दीजिए। मैं ऑब्जेक्टिव 1 पे आता हूँ जब तक इप्शिता जी डिसाइड करती है उन्हें क्या करना है। ऑब्जेक्टिव 1 345 वेरी इंटरेस्टिंग। थ्री का ये क्यू, ये क्यू, ये Q1। Force on the charge at the center is, सेंटर वाले चार्ज पे जीरो आने का रीजन ये है
क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो इसलिए जो माइनस क्यू चार्ज इनर शेल पे आएगा वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इस Q प्लस Q और इस Q1 का तो अंदर असर होता नहीं है। यदि सेंटर पे प्लेस नहीं होता, यहाँ होता, तो फिर नेट फोर्स आ जाता। हाँ भाई लोग, फोर इसलिए हाँ जी, दिल्ली आप पूछ रहे शायद, ING डी, फोर तो इसमें है नहीं, डी है। क्वेश्चन फोर पूछ रहे, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन, ड्यू टू शेल, ड्यू टू शेल जब बोला है भाई मेरे, तो वो ये दोनों हो गए, तो जो इसका फोर्स अपना वो फोर्स कैंसिल कर रहे होंगे, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो था, इसका फोर्स आता है इस तरफ, hence answer is towards right। ठीक है यादव साहब, 3-4 दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं। दीक्षिता जी सिमेट्री से मिलने चली गई क्या? बहन है आपकी, मित्र है? अरे नहीं, ये कोई आर्गुमेंट नहीं, स्फीयर सिमेट्री प्रोवाइड करेगा इसका मतलब भी नहीं। ओवन पे अभी काम चल रहा है भाई, ओवन नहीं है। चलो अंकुश का O2 पे 3 आ जाता है। ऐसा कुछ होगा। क्या आंसर दिया इसका? कुछ लोग CD बोल रहे हैं, कुछ लोग ऑल बोल रहे हैं। ऑल है भाई, ठीक है। तेरी किताब पुरानी होगी भाई।
चलो भाई, और कोई डाउट्स? 6 7 काफी इंटरेस्टिंग है, 5th का भी होगा ना। कहीं पे भी जीरो नहीं आती भाई फील्ड तो। कहाँ जीरो आएगी डायपोल केस से? आए नहीं आता, कैसी बातें कर रहे हो? डायपोल केस से तो कहीं पे भी फील्ड जीरो नहीं आती भाई। हाँ सर, आवाज आ रहा है सर? हाँ जी। सर 7th में मेरा एक डाउट था सर, यहाँ पे दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जब ओपन करने से पहले O2 का 7। O2 का 7। हाँ सर यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग दोज आर ओनली लीविंग, तो सर नेट चार्ज एट एनी इंस्टेंट वहाँ पे जीरो होगा, तो सर उस कारण से फ्लक्स वो जीरो होगा। लेकिन सर मेरा ये डाउट था कि सर अगर वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाए, अगर वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दे हम लोग, तो सर वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जैसा अपने सर मैं यूरोडोम में एक सवाल किया था सर, जो जिसमें एक चार्ज था करंट वायर का हाँ, चार्ज था। थोड़ा सा ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब सर रेजिस्टेंस होगा तो सर एक चार्ज आएगा ना सर? ये एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मोस्टली तो न्यूट्रल ही होता है। अपन उसके थोड़ा सा आगे जाके बात कर रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ रहे हैं उसमें तो ठीक है। ठीक है, ये जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं वो अलग है थोड़ा सा। हाँ, वो लैंग्वेज में उन्होंने लिख रखा है कि एट एनी टाइम इंटरवल नंबर। ठीक है, ये वाली जो जीरोडोम का जो सवाल था बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। मेरे ख्याल से जब तक जरूरत ना पड़े अपन को नॉलेज किसी को दिखाने की, जेई में भी यदि ये सवाल आ जाए, भले रेसिस लगाओ, मैं तो चार्ज एंटरिंग इज इक्वल टू चार्ज एग्जिटिंग लगा के आऊंगा। ठीक है, जब तक वो फोर्स ऐसी चीज ना पूछ ले कि साफ साफ दिख रहा हो कि ये फील्ड 4 है इसकी वजह से। गॉट इट? ओके। बंद कर दो भाई पीसी। हाँ भाई, 6th क्लियर है सबको? हाँ जी आशु जी। डन। सिक्स्थ हो गया सबसे। 6th देख लेना एक बार, फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे, है ना? वो क्रॉस कर जाएंगी, ये हो रहा होगा, वो वाली बात है। चलो ठीक है, फिर क्या पढ़ाना था अपन को? क्या बोला था आज?
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही सारा मामला इधर से उधर होता है, ठीक है। तो एक ये बात समझ में आ जाए तो मैक्सिमम चीजें उसके बाद इजी है, ठीक है। एक बार मैं हमारी न्यूक्लियस की शीट यहाँ पे भी डाल देता हूँ, गिव मी अ मिनट। एक आ गया। ओके, तो ये हैंडआउट भी है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर माइक्रोस्कोप वगैरह का जो एनसीईआरटी का पोर्शन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझा भी रखा है, ठीक है। छोटा सा ही है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूँ, ये अभी मैं अपलोड कर दूंगा, सारी अपलोड कर। तो लेट्स बिगिन। हम लोगों ने अभी तक मैग्निफिकेशन के नाम पे क्या पढ़ा है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ये ह्यूमन परसेप्शन से रिलेटेड नहीं था, ये बस एक मैथमेटिकल था। ये बात आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ ह्यूमन परसेप्शन पे क्या मैग्निफिकेशन है, पहले ये समझ। ह्यूमन परसेप्शन पे मैग्निफिकेशन या कोई चीज कितनी ज्यादा क्लियर दिख रही है वो उस बात पे डिपेंड करती है कि वो आपके रेटिना का कितना ज्यादा एरिया यूज करती है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ओके, एल लेंथ, आप इसको बहुत दूर से देखते हैं तो आपको इसकी डिटेल्स क्यों नहीं दिखती? Let's try to understand that. कितना एरिया यूज हो रहा है बिना कुछ किए, बिना कोई मैग्निफिकेशन किए? इसको पास ला के रख दो, अब
ज्यादा स्पेस यूज होगी तो ज्यादा क्लैरिटी से आपको ये पॉइंट दिख जाएंगे कि नहीं दिख जाएंगे? ऐसे कोई सुई धागा सिलाई बुनाई कढ़ाई करते तो ऐसे दूर से तो नहीं करते ना, पास लाके करते हैं। ताकि वो पास पास ये दिख जाए। या फिर फॉर एग्जांपल जब वो घड़ी बड़ी ठीक करते पहले जमाने वाली घड़ी, उसमें आंख में कुछ लगा के बिल्कुल पास में। अब तो ये घड़ियां आ गई, ठीक हो ही नहीं सकती, सीधे खराब हो फेंक दो, मस्त रहो। बड़े आगे ओके। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ह्यूमन आई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं होगा। मान लो अपन दूरी पर बड़ी बना दे इमेज, दूरी पर बड़ी बना दे, हो सकता है एंगल छोटा सब्सक्राइब कर, तो इट कैन नॉट बी रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द इमेज ओनली। आइडिया कितना बड़ा एंगल बना रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो technical definition is angle subtended with optical instrument, पूरा ही लिख देता हूँ, angle subtended with optical instrument divided by maximum possible angle मौसी की पते है तो कल्ला बताइए, जान जाएंगे। subtended हमारे दाल जो है ना, 4 तरह की दाल है। without दाल की खिचड़ी बना के खाइएगा, मुद्दा है। optical instrument। ये थीम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसकी ऐसे मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये गलत हो जाता है। हाँ, एक दो जगहों पे इसको सॉल्व करते करते रिजल्ट ही आ जाएगा, वो एक अलग बात। लेकिन लॉजिक तो ये हुआ ना, कोई डाउट हो तो बोले। नहीं, चलो here we go।
अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में अंतर क्या है ये समझ लेना, फंडामेंटल। माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, अपनी आंखों के आसपास दूर ले जा सकते हो। टेलीस्कोप में ऐसा तो नहीं है ना कि अपन को दूर का कोई तारा देखना हो तो अच्छा चलो 50 लाइट ईयर पास जाके देख लेते हैं, राइट? तो इसमें दोनों में डिनोमिनेटर का बहुत फर्क पड़ेगा। इसको मैं थीटा नॉट कह रहा हूं, थीटा नॉट का बहुत फर्क पड़ेगा। समझाओ? माइक्रोस्कोप में छोटी चीज को देख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है, एचओ डिवाइडेड बाय नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो आप जैसे जवान लोगों के लिए 25 सेंटीमीटर या उससे कम है। पढ़ा था? मेरे जैसे बूढ़े लोगों के लिए बढ़ गया। डिप्रेशन आ रहा है, बुढ़ा हो रहा। पहले मेरा भी 25 सेंटीमीटर होता है। कैसे पढ़ा यार इतना डिप्रेशन? करी थी सुबह यार। छोटे बच्चों का तो पता 10 सेंटीमीटर होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जमीन पे जब क्रॉल कर रहे होते हैं तो इतनी छोटी 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 चीजें उठा के मुंह में डाल लेते हैं। मतलब आई ऑब्जर्व दिस विद माय सन। अनिल कपूर को इंस्टा पर टेक्स्ट करें। क्यों? अनिल कपूर क्या कर रहा है यार? डिप्रेशन का इलाज कर रहा है वो है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, एजिंग के लिए? अबे वो तो पागल बना। चलो, वो तो मीडिया पे ऐसे ही कुछ भी चला दे रहे हैं। बड़े आगे। अबे तो आँख थोड़ी पास का दिख जाता है करूँ। देखो पास का चश्मा लगा रखा है इसके अंदर, और ऐसे पास जो दिखता नहीं है, दूर ले जाना। 6-7 हजार लगाइए देते रहे। सही नहीं है यार। ना खर्चा थोड़ी रहता है। चलो मेरे तो गम जो है रहेंगे, आपको तो पढ़ाऊं। ये क्लियर है थीटा नॉट? अब पटना में की भेलो आगे। हाँ यार अंश, अभी तो और बुढ़ा हो गया, जब मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, कुछ का कुछ बोला करूंगा। ओके, ये थीटा नॉट इससे नहीं आएगा। स्टार को 25 सेंटीमीटर दूर जाके नहीं देख सकते, है ना? थोड़ी गर्मी ज्यादा लगेगी। वो तो जो एंगल सबटेंडेड है वही होगा, है ना? एंगल सबटेंडेड ऑन अर्थ। ये तो बेसिकली आपको याद है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी सवाल था, एंगल सबटेंडेड वाला। जैसे सन है तो सन के लिए थीटा नॉट इज 0.53 डिग्री। आप बोलो नहीं मैं मरकरी तो होके आता हूँ, वहां जाके देखूंगा, तो कोई लॉजिक नहीं हो, टेलीस्कोप की बात नहीं कर रहे। जैसे सन के लिए ये 0.53, ठीक है? प्रैक्टिकली मून के लिए तो आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। मून के लिए, मार्स के लिए इलोन अंकल तो आराम से करवा देंगे। उनको आपने खुश कर दिया, इलोन अंकल ने आपको गोद ले लिया, बोले जा बेटा मैं तेरे को मार्स भेज देता हूँ। पर मून के लिए भी करीब करीब इतना ही आता है। किसी को पता है मून और सन का एंगल सबटेंडेड सेम है? Somehow it's a beautiful thing. That's why solar eclipse is so beautiful on Earth. Anybody knows that? नहीं पता था?
एंगल सब्सटेंडेड सेम होगा तभी तो कवर करेंगे अर्थ से एक दूसरे को। एग्जैक्टली तभी तो वो डायमंड वाली रिंग बनती है। मान लो मून थोड़ा छोटा होता है या पास होता है, यही होता और छोटा होता तो फिर कवर थोड़ी कर पाता सर को। मस्त तो बिल्कुल मजे नहीं आते। फिर तो सोलर एक्लिप्स ऐसा दिखता है सन है, यदि मान लो छोटा होता या दूर होता, ऐसे निकल गया मून सामने से। ठीक है रोहित जी, आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस के बारे में और जानने में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपके जीवन की इंटरेस्टिंग कहानी जानने में। ठीक है, ये बाकी लोग अच्छे नहीं है, ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, लोग बिल्कुल भले लोग हैं, है ना। बढ़े आगे, समझ में आ गया ना भाई लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब जरा इस पे आ जाए अपन माइक्रोस्कोप पे, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो भाई, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो एसेंशियली कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज करके ऑब्जेक्ट को जिसका हाइट एचओ था उसको इतनी दूरी पे रखा कि इसकी एक वर्चुअल इमेज बनी है अच्छाई। ठीक है क्या बात? और इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या? क्या क्या दो ऑप्शन है एनीवन? एक तो इमेज बन जाए जी नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, बिल्कुल सही। और दूसरा इन्फिनिटी बन जाए, आराम से देख लो, क्योंकि पास से देखते तो बूढ़े लोगों को तकलीफ होती है, बूढ़े लोगों का भी सोचना पड़ेगा ना। आप यंग हो तो ये नहीं कि अपने हिसाब से दुनिया चला लोगे, समझे नहीं समझे बात? तो ये कितना एंगल सब्सटेंड करेगा?
ये देखना पड़ेगा अपन को। तो थीटा ऑफ इमेज वुड बी HI/d, और थीटा ओरिजिनल यदि आप याद करो तो वो HO/d था। वो ये वाला एंगल नहीं लिख रहे अपन, वो तो विदाउट एनीथिंग तो यही हो सकता है ना बेस्ट। तो यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बाय चांस वही आ गया जो उधर आता था। हालांकि इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये है मोस्ट स्ट्रेन्ड विजन, ठीक है ना, स्ट्रेन्ड, जिसमें HI क्या होगा, फोकस की टर्म्स में लिख सकते हो आप। फॉर्मूले बताओ, सब कर रखे हैं कैलकुलेशंस, आप बोलो तो यहाँ दिखा भी सकते हो। ये देखो, वही फॉर्मूला अपना V बाई करके आ जाए, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़ू मैं। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कर लो सॉल्व। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, उसमें क्या होगा, इसमें अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के रख देंगे F पे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ये HO। इमेज बहुत बड़ी और दूर बनेगी, लेकिन रे तो यही होगी ना कॉमन, तो आपका थीटा ही क्या हो जाएगा, HO/F। तो आप देख सकते हो ये वाला मैग्निफिकेशन, इसको कैलकुलेशन कर रखा होगा आगे, इससे तो बड़ा आएगा। क्योंकि वो HO/F अपॉन HO/d था, तो वो D/F आ रहा है। बूढ़े लोग, जवान लोगों के लिए, सॉरी बूढ़े लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए 1 + D/F आ रहा है। डन।
माइक्रोस्कोप। इसकी थीम बता देता हूँ, फिर आप लोग एक बार पेन चला लेना। थीम बड़ी सिंपल है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव एक मैग्निफिकेशन करता है, आईपीस बूढ़े लोगों वाला ही मैग्निफिकेशन करता है, इंफ्रारेड डिस्टेंस। ठीक है, तो उनको फाइनल वाले का चाहिए होगा। फाइनल वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट बना है जो इसके फोकल पे बनता है। दिस यूओ इज फोकस ऑफ आईपीस। इसको एडजस्ट करते हैं लेंथ को कि इसके आईपीस पे बने, दैट इज इंपॉर्टेंट। डन, देख लो आप लोग एक बार। आया समझ में? ये VE है। सॉरी, ये VE नहीं है, क्या ये VE, ये VE। ये करके देख लेना, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना यार। पूरा दे रखा है इसमें, सब कुछ समझा रखा है, आपको पेन चलाना है, बस लॉजिक में सारा। इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जो डिवाइड करेंगे ना टेलीस्कोप में, सॉरी ये माइक्रोस्कोप था, सॉरी टेलीस्कोप पे आ रहा है। ठीक है, टेलीस्कोप में एक तो ऑब्जेक्टिव बड़ा चाहिए होता है बहुत, क्योंकि वो स्टार को फोकस करें तो उससे आती हुई लाइट ही कैप्चर होनी चाहिए। और ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की इंफिनिटी से आ रहा है, डिफरेंस देख रहे हैं आप। वहां पे अपन ने ऐसा नहीं लिया था, यहाँ पे थीटा आई आपका बेस एंगल है, तो ये इसके फोकस पे बनेगा ऑब्जेक्टिव के, और ये इस आई पीस के फोकस पे होना चाहिए। तो लेंथ बेसिकली फिक्स ही होती है, फॉर्मूला भी निकालने में कोई तकलीफ नहीं है, मैग्निफिकेशन कर करके निकल जाता है। ये कैलकुलेशंस मेरे करके दिखाने की इच्छा नहीं हो रही, बहुत बोरिंग काम। पेन चला लेना, आराम से आ जाए। ठीक है, ये एनसीईआरटी देख लेना इसकी।
ये कंपैरिजन वगैरह दे रखा, फॉर्मूले चाहिए, ये एक्चुअली डिफ्रैक्शन बेस्ड है, पर ये फॉर्म में रट लेना। ये सीधे सीधे काम आ जाते हैं बोर्ड में और मेंस। इनको समझने का प्रयास करोगे तो शहादत को प्राप्त करोगे, कोई फायदा नहीं है जिंदगी में गाय को पंगे लेने का। डन। चलो ठीक है, मैं डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन भी ऊपर पहले पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि वेवफंक्शन दे रहे हैं आपको। एक मिनट लगेगा। चलिए जी शुरू करते हैं। तो बहुत ज्यादा डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन को दिल पे नहीं लेने का। इसका सप्लीमेंट में यार शायद क्वेश्चंस है, एक बार मैं देख लूँ, नहीं तो फिर एनसीईआरटी से। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ही है, थ्योरी नहीं है यार। ठीक है, कोई नहीं, एनसीईआरटी से। एक मिनट लगेगा। तो मैं शुरू तो कर देता हूँ, फिर समझा दूंगा। देखिए, एनसीईआरटी बड़ी अच्छी बात लिखी है, वो पढ़ के सुनाना जरूरी है। और भगवान जी के टाइप के लेवल के आदमी की मेरे से रहा नहीं जाना, पहले मैंने सोचा था कि हाँ जी, रिचर्ड फ्रैंकलिन। तो क्या उनका गुरुजी का नाम लिए बिना गलती हो जाती है मुझसे? हाँ जी, वही वही। No one has ever been able to define the difference between interference and diffraction satisfactorily. कोई भी नहीं कर पाया डिफाइन, ठीक है ना? मैं नहीं कर पाऊं तो कोई परेशान मत करना मुझे। It is just a question of usage. There is no specific important physical difference between them. The best we can do is, roughly speaking, is to say that when there are only a few sources, say 2 interfering sources, the result is usually called interference. But if there is a large number of them, it seems that the word diffraction is more often used.
के थाने देगा कि सर डिफ्रेक्शन आपने समझाया नहीं, क्योंकि मैंने इंटरफेरेंस समझा रखा है। ठीक है ना? गुरुजी ने बोला है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? गुरुजी कह रहे हैं नो वन हैज एबल टू। तो मेरी क्या क्षमता है? ये लीजिए जी एनसीआर। तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, सब कुछ दे रखा है इसमें। तो इसमें एसेंशियली क्या कह रहे हैं यहां से यहां तक, वो मैं आपको बता दूं। तो अपन ने एक स्लेट ले ली, ठीक है, ये स्लेट। अपन पहले स्लेट को एक पॉइंट सोर्स की तरह मान लेते थे, राइट? पर पॉइंट में भी तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, पॉइंट में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। क्या शानदार बात बोली मैंने, वाह। वहां नहीं बोला यार आपने, इतनी शानदार बात बोली। ऐसे ही मैं डिप्रेस हो रहा था। तो जैसा फेनमैन ने कहा, उसी को दूसरी तरह से हम कह रहे हैं कि पॉइंट में भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। वाह वाह। तो ये सब पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट से जो लाइट रे जा रही होगी, उनमें भी फेज डिफरेंसेस आएंगे। कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अरे एच कहाँ, अरे यार जतिन एच कहाँ चली गई? एच तो बहुत दूर है, M1, M2, M3, M4 बहुत सारे हैं। एच को छोड़ था, सॉरी जतिन, एच कब बोला मैंने? तेरा रटा रटा ही पढ़ना है तो पढ़ लेती। हाँ ठीक है, यही यहाँ पे ये कह रहा है। देखिए ये कह रहा है, तो रिजल्ट बता दिया। To understand this, go to figure this. Straight line through M perpendicular to the slit plane meets at C. B on the intercity upwards. ये क्या है? तो ये इसने निकाला सिर्फ एजेस के बीच में, राइट? और आगे बढ़ते गए तो उनमें भी कुछ आ जाएगा। ये ए थीटा हो गया, लेकिन ये जो M2P माइनस M1P है, वो कुछ वाई थीटा हो गया। और ये तो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे ऐसे। तो बहुत बढ़िया घनघोर गणित बनती है, जो गणित एनसीईआरटी 12वीं कॉलेज किसी के बस की नहीं है। पर ये एनसीईआरटी वालों को बस ऐसे ही है जी कि हम तो मेंस में कुछ तो ज्यादा रखेंगे, मतलब नाक ऊंची कैसे रखेंगे।
तो मैथ्स बस की नहीं है, फिर भी अपन ने फिजिक्स दे दी। मतलब इतनी बड़ी नालायकी है ना, मैं क्या बोलूं आपको। ये कुछ प्रूव नहीं होता इसमें, मर जाओ तो भी। बट बस बढ़ू, ये कोई रिजल्ट नहीं आएगा इसके आगे, क्योंकि एक्चुअली इंफिनिटी की सीरीज जोड़नी पड़ती रे है। छड़ा बंद कर झूठो का वो भी कोई भटक नॉर्मल बोल पलस इसे ठीक होय छै थोड़े तेरा फाटल है से देखाय छै। तो इन्होंने कोई मैथमेटिक्स नहीं करी है बच्चों, जंप कर करके इस लॉजिक पे पहुंच गए हैं ये कुछ भी, कि सेंट्रल मैक्सिमम 0 पे आएगा, दिल में फील आ रही ना, सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ आएगा, फील भी नहीं आ रही है, तो हमें बस ऐसा है, याद कर लो 0 यहाँ पे आएगा, कंसीडर कर लो। मतलब ये जब ये सब लिखना पड़ता है ना, समझ लिया करो कि ये थोड़ा सा मामला बैठ नहीं पा रहा है। हाँ, इट इज इजी टू सी, इजी था तो लिख देता ना भाई तू, सही बात। में दुख येते हमरा आता बापू उतनी सकत है झरना ना जा झरना काटे ना जा बाप ज्योति सा मचलै छै हमरा। तो इसमें आपको ना ये सब पचड़ों में नहीं फंसना है, पहली बात तो ये रिजल्ट याद कर लेना है। नहीं रे ये पूरा लॉजिक फर्जी है, कुछ नहीं होने वाला इस लॉजिक से। ये रिजल्ट आप याद कर लो, वेरी यूजफुल। ये चित्र याद कर लो, वेरी यूजफुल। सवालों के आंसर कैसे निकाले जाते हैं वो जरूर सीख लेना। इसके सॉल्व एग्जांपल आप कर सकते हो। बहुत ही खोले काले खलियो तने दूगो पूरी खलियो वही खाने एक पूरी तीन खा के नहीं। ये बड़ा यूजफुल है, क्यों? क्योंकि अपन ने फॉर्मूले याद कर लिए ना एक बार, पूरी आज उठा ये वाले फॉर्मूले सब चीज उठा दे छै हमरा दे अथी लगा दे घेट मचरा पकड़ा दे तो काम हो जाए। ये उठाओ, उधर चेपो, आंसर निकल n प्लस हाफ लैम्डा बाय a। इन सब एंगल पे मैक्सिमा आएंगे, बताया ना उसने। इन एग्जाम्पल 10.3 का यार, तो पीछे नहीं था, मैं देख के बता। ये two slits are made 1 millimeter apart. D is equal to 1 millimeter. Lambda is 500 nanometer. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसको। What should be the width of each slit? Lambda ही चाहिए हमें तो बस n plus half देख लेते। We want a theta lambda.
ये थीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैसे आया? ये देखिए, ये minima at these values of angle. तो आप मिनिमा लेते जाओ, उसके अंदर मैक्सिमा आ जाएगा। टेन मैक्सिमा आ जाएंगे अंदर, यदि 10 मिनिमा है तो 10 इंटू लेमडा बाई डी कर दिया इन्होंने, क्योंकि जो आपकी विड्थ होती थी यहां से करते जाइए सो। यार ये डी कहां से ले आया? अच्छा 10 मैक्सिमम डबल स्लिट पैटर्न है यार, मुझे सवाल ही पूरा नहीं पड़ा, आई एम सो सॉरी। अरे यार रुक जाए पूरा शीश। To obtain 10 maxima of double slit pattern within the central maxima of the single slit pattern. Sorry. अरे यार, एक मैक्सिमा की विड्थ होती थी एंगुलर विड्थ लैम्डा बाय डी, वो 10 चाहिए अपन को विद इन वन मैक्सिमा ऑफ दिस, सो वो 2 लैम्डा बाय राइट। सवाल ही नहीं पड़ा, आई एम सॉरी, माफी चाहता हूँ। ठीक है, चलो भाई आशीष जी क्या पूछना है पूछ लो। So we'll continue in next class. हेलो सर, हाँ गुड जी, इवनिंग सर। good evening. आवाज क्लियर है सर? हाँ जी, सर मुझे मैग्नेटिज्म में डाउट था एनसीईआरटी के। अभी मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा रहा, जब पढ़ाऊंगा तब बताओ। ओके तो मुझे क्लास में मैग्नेटिज्म भी आएगा तब देखिए क्या हो गया। ओके ठीक है ना सर। आपको नो सर, मुझे वर्ड का भी एग्जांपल था सर उसमें। मेरा जवाब आपको सही नहीं लगा चाहते। नो सर ठीक है सर, ओके 2 दिन क्लास में। थैंक यू सर।
और कुछ होमवर्क में मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ दोनों का कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का भी कर रहा हूँ, सारी कर रहा हूँ। आप तो करना शुरू कर दो। नेक्स्ट क्लास करंट और कैपेसिटेंस, करंट एंड कैपेसिटेंस। शीट तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स की आज भी पूछ सकते थे भाई, और ग्रेविटेशन भी, ग्रेविटेशन ठीक है, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटी, इन सब की एचसीवी एंड शीट में जो भी डाउट्स हो वो पूछने की आप स्वतंत्र, ठीक है। इन चैप्टर्स में नहीं है। कौन से अच्छे क्वेश्चंस? एचसीवी हाँ, क्यूएसए ऑब्जेक्टिव्स, शीट के डिस्कशन में मैं ले लूंगा, ठीक है। इरोडोव तो इलेक्ट्रोस्टैट की इतनी अच्छी नहीं है, नॉट गुड। शीट के आप बोलेंगे तो मैं अगली बार ले लूंगा, ओके। अगली बार मुझे बोल देना, मैं एक एक करके आपको शीट के अच्छे सवाल बता दूंगा। डन 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 डन। क्या कंफ्यूजन है भाई? ये सब डिस्कस कर सकते हैं आप क्यूएसए इन 3 चैप्टर्स के एंड ऑब्जेक्टिव्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स की शीट, ठीक है।